हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दिख ही रहा होगा अंतिम तैयारी की हम लोग बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी तैयारी जो सीजीएल आपने टारगेट किया है इस बार 2024 उसकी अंतिम तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए आपके साथ मैं आपका इंग्लिश का एजुकेटर बात करने जा रहा हूं। एक प्रीवियस ईयर पेपर की लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर से हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। 2023 में जो पेपर हुए हैं सबसे लेटेस्ट पैटर्न, उनके थ्रू हम लोग चीज़ों को सीख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें एसएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑप्शंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, लेवल क्या रखा जाता है, सॉल्व कैसे करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, एलिमिनेशन क्या होगा, ट्रिक्स क्या होनी चाहिए, कौन कौन से वोकैबुलरीज इंपॉर्टेंट हैं या किस तरह की वोकैब इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के सेगमेंट के थ्रू, देखते हैं, एनालाइज करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, जो भी प्रॉब्लम आएगी वो सब हम लोग मिलकर सॉल्व कर लेंगे। हाँ, कोशिश ये करना कि इस पेपर को भी वैसे ही अटेम्प्ट करना जैसे आप उसको एग्जाम में अटेम्प्ट करने वाले हो, ठीक है ना। मतलब जैसे एग्जाम में चीज़ों को अटेम्प्ट करते हैं वैसे ही। ऑब्वियसली हम यहाँ डिस्कशन करके करेंगे इनको सॉल्व, लेकिन आपका आंसर पहले आना चाहिए। मेरे से पहले मैं एक्सप्लेन करूं, आंसर करूं, उसके पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। और किसी चीज को लेकर के कंफ्यूजन हो, मतलब पहले अपना आंसर करो, देन उसको मैच करो, और अगर कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन है तो उसको डिस्कशन कर लो या क्लियर करके जाओ, ठीक है ना। जो वर्ड्स पता होंगे आपको वो तो अच्छी बात है, जो नहीं पता होंगे या नहीं भी सही आंसर होगा वो भी वर्ड का मीनिंग साथ में देखते चलना, क्योंकि इस क्वेश्चन का भले वो सही आंसर ना हो, आगे किसी क्वेश्चन के पार्ट पे वो सही ऑप्शन हो सकता है या आपको वो वर्ड आगे भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। बट ये याद दिला दूं कि अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो, टॉपिक वाइज अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो फाउंडेशन बैच इंग्लिश का अवेलेबल है। अच्छा, आज जो पेपर हम करने जा रहे हैं 18 जुलाई 2023 सेकेंड शिफ्ट का पेपर आज डिस्कस करेंगे। ये है वो बैच, इंग्लिश के लिए इकलौता ऐसा बैच जो आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। सब समस्याएं आपकी खत्म हो सकती हैं अगर आप इंग्लिश का ये एसएससी का फाउंडेशन बैच ले लेते हैं। मतलब एक एक टॉपिक बेसिक से एडवांस तक, एक एक एक्सप्लेनेशन बिल्कुल डिटेल में समझाया गया है। अगर आपने कभी इंग्लिश नहीं भी पढ़ी हो तो भी आप आसानी से समझ जाओगे। जो कुछ इंग्लिश में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको टैकल कर पाओगे आप। रिकॉर्डेड वीडियोस भी इसमें रहेंगे, पीडीएफ्स भी इसमें हैं, टॉपिक पूरे के पूरे कवर अप किए गए हैं। मतलब इतने तो मिनिमम है, इसके अलावा भी अलग से टॉपिक्स हैं, एक्सरसाइजेस, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। इकलौता ऐसा बैच जो अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो इंग्लिश के लिए जो आपका भटकना है ना वो बंद हो जाएगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वन स्टॉप सोल्यूशन इसको मान लीजिए। और इतना सस्ता है ना, मतलब क्या ही बोला जाए। और ये 499 पूरे 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ है, 1 साल के लिए था। प्राइस 1449, ऑफर प्राइस में आपको ये दिया जा रहा है जस्ट 499। सिर्फ एक बार पेमेंट और पूरे साल के लिए आपको इंग्लिश की जो चीज़ें हेल्पफुल होनी है वो साल भर हेल्प कर सकती है, ठीक है ना। चलिए, अगर आप टारगेट बैच लेना चाहते हो, मतलब इंग्लिश में ओवरऑल प्रॉब्लम नहीं है, केवल टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और कॉन्सेप्ट का सिर्फ रिवीजन चाहिए, तो जस्ट 199 फॉर 6 मंथ्स ये भी आपके लिए अवेलेबल है टारगेट बैच। और अगर आप सिर्फ इंग्लिश ही नहीं पूरा कंबाइंड टारगेट बैच लेना चाहते हैं, मतलब मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सब के लिए, तो आपके लिए पूरा ये बैच भी अवेलेबल है। ये भी आप अवेल कर सकते हैं। अगेन 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आएगा। 999 इसका ऑफर प्राइस में बाद में 799 का मिल जाएगा। कहाँ से डाउनलोड करेंगे? क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर इस एप्लीकेशन से। प्ले स्टोर पे जाइए, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप सारे के सारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। प्लस यूट्यूब पे जहां आप जुड़े हो अभी हमसे, यहाँ पे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अलर्ट आपसे मिस ना हो, ठीक है ना। लाइक शेयर जरूर कर लेना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, प्रॉपर शुरू करते हैं अपना टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, अब आपका आंसर आना शुरू हो जाना चाहिए।
पहले पढ़िए लिखा क्या है, आइडेंटिफाई द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस दैट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्रूगल। फ्रूगल एक वर्ड है जिसका एंटोनिम पूछा गया है, और वो एंटोनिम आपको इस सेंटेंस में दिए हुए वर्ड से ही पिक करना है। एट प्रेजेंट people are paying extravagant prices for houses because they have to have accommodation, क्योंकि उनको accommodation मतलब रहने की जगह चाहिए ही चाहिए। have to compulsion के लिए आता है। तो अब prices, accommodation, present, extravagant, इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो फ्रूगल का एंटोनिम है? फ्रूगल का मतलब होता है पैसे सोच समझकर या कम खर्च करने वाला, सोच समझ के खर्च करने वाला। माइजर नहीं होता, कंजूस नहीं है, सोच समझ के खर्च करता है। और एंटोनिम पूछा जा रहा है तो वो पर्सन जो पैसे बिना सोचे समझे उड़ा दे, ठीक है ना, मतलब फिजूल खर्ची कर दे, और उसको बोला जाता है एक्स्ट्रावेगेंट। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपका भी आई एम श्योर यही आंसर रहा होगा। किसी और वर्ड को देखो, एकोमोडेशन मतलब बोला ना बसना या रहना, निवास करना, इस सेंस में बोल रहे थे, बसना टिकना, उसके लिए। तो एकोमोडेशन मतलब रहना या निवास करना, ये मीनिंग होता है। ठीक है ना, प्रेजेंट पता ही है, आजकल की बात कर रहे हैं, प्राइसेस पता ही है, एक्स्ट्रावेगेंट हो गया फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची करना मतलब पैसे पानी की तरह बहाना, उड़ा देना, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग जो है वो इनकरेक्ट है। गेस करिए कौन सा वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। पहला दिया है हॉर्टिकल्चर, दूसरा है इग्निशन, तीसरा है कॉप्युलेट, और चौथा है पोर्शन। बड़े अच्छे वर्ड्स हैं। हॉर्टिकल्चर तो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये होता है आर्ट या साइंस ऑफ, अब देखो कल्चर है तो किसी तरह की कला को या किसी तरह के विज्ञान को शो करता है, और ये होता है आर्ट और साइंस ऑफ गार्डनिंग। गार्डनिंग करने की जो आर्ट या कला होती है, पेड़ पौधों को लगाने की, गार्डनिंग, बगीचा, बागवानी जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये जो वर्ड दिया इग्निशन, अब ये जो वर्ड सही स्पेलिंग इसकी जो पूछी गई है वो एक्चुअली इग्निशन ऐसे होता है। इग्निशन आपने देखा होगा, गाड़ी अगर आप बाइक या कार चलाते होंगे तो जिस चीज, जब आप कार को स्टार्ट करने के लिए उसमें चाबी लगाते हैं ना, तो जिस जगह पर चाबी लगाई जाती है उसको इग्निशन बोलते हैं। इग्निशन का मतलब होता है कार को स्टार्ट करना या बाइक को स्टार्ट करने के लिए जो कंबशन होता है। कंबशन आप समझते होंगे, फिजिक्स का एक प्रोसेस होता है जिसमें जो पेट्रोल है या फिर जो फ्यूल है हमारा, उसको बर्न करके एनर्जी बनाई जाती है, तो उसको इग्निशन बोलते हैं। इग्निशन मतलब होता है स्टार्ट करना किसी कंबशन को या कार वगैरह को स्टार्ट करना, उसके लिए आता है। ठीक है ना। अच्छा, कॉप्युलेट थोड़ा सा सेंसिटिव वर्ड यहाँ पे मैं बोलूँगा। कॉप्युलेट का मतलब होता है किसी के साथ सोना, सेक्स करने से रिलेटेड है बेटा ये वर्ड। कॉप्युलेट को थोड़ा सा समझना, कॉप्युलेट होता है किसी के साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व होना, किसी के साथ इंटीमेट होना। ठीक है ना, इसको आप इंटीमेट बोल सकते हैं। इंटीमेट होने का मतलब भी होता है किसी के साथ प्यार करना, लव मेकिंग जिसको आप बोलते हैं, वो आ जाता है यहाँ पर। ठीक है ना। सेंसिबल थोड़ा सा वर्ड है ये, समझदारी के साथ यूज करने वाला। सेंसिटिव कंट्रोवर्शियल तो ऑब्वियसली है ही, समझदारी के साथ इसको समझना। कॉप्युलेट का मतलब होता है लव मेकिंग या इंटीमेट होना, किसी के साथ प्यार करना, उसको बोला जाता है। अच्छा, पोर्शन हिस्सा हो जाता है। इस पोर्शन में, पोर्शन मतलब होता है हिस्सा, इस पार्ट में ये। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो इग्निशन हो जाएगा, जिसकी स्पेलिंग हमें इनकरेक्ट दी हुई थी। सही स्पेलिंग एस की जगह टी होगा, इग्निशन होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, मतलब इस पार्ट को रिप्लेस करना है। आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इफ इज रेनिंग, नहीं, इज रेनिंग नहीं होगा, ये तो ऑप्शन गलत है।
ए रेन्ड, देखो ये पास्ट की बात कर रहा है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। विल का यूज इफ के साथ करते नहीं है। इफ के साथ फ्यूचर का सेंटेंस जब आता है तो हम उसको प्रेजेंट में बनाते हैं, और प्रेजेंट में अगर बनाएंगे तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, रेनिंग होगा नहीं। सेकेंड वन शुड बी द करेक्ट आंसर। इट रेन्स, हाँ, आई विल नॉट गो आउट इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, सेंस फ्यूचर का है, बनेगा प्रेजेंट में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्या बोला गया? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अच्छा, ये वाला है, और अगर कोई गलती नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन भी दिया हुआ है। प्लीज आस्क द डॉग। अब मैंने फ्रेज रिप्लेसमेंट की जो एक्सरसाइज कराई थी, स्पेशली फ्रेज रिप्लेसमेंट की, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस आए थे और उसमें ये क्वेश्चन भी था। देखो क्या बोला गया, प्लीज आस्क द डॉग टू गेट ऑफ माई काउच। काउच का मतलब होता है सोफा, है ना? तो प्लीज डॉग से बोलिए कि मेरे सोफे से उतर जाए। उतर जाना, हट जाना, दूर चले जाना, इसके लिए गेट ऑफ का यूज किया जा रहा है। अब दूर जाने के लिए जो गेट ऑफ होता है वो ये वाला गेट ऑफ होता है, ये वाला गेट ऑफ होता नहीं, और माइन के साथ नाउन नहीं आता। माइन के साथ कभी भी कोई नाउन यूज नहीं होता, ठीक है ना? तो सोफा जो यूज किया गया है वो माइन के साथ नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन इस वजह से भी एलिमिनेट हो जाएंगे। दो ऑप्शंस तो यहाँ से चले गए, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। नो इम्प्रूवमेंट या सब्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ओ एफ नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 2 वाला, सेकेंड वाला होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्लियर? नाउ 5 की बात करते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। अच्छा, एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। आई फील asleep while I read the book। अब यहाँ पे इसको मैंने रेड क्यों पढ़ा, रीड क्यों नहीं पढ़ा? उसका रीजन ये है कि भाई ये सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। अब बोलो ये कैसे पता कि ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि फॉर्म तो रीड की तीनों एक जैसी लिखी होती हैं, तो ये कैसे पता चला कि ये सेकंड फॉर्म है? उसके लिए मैंने ट्रिक्स पढ़ाई हैं कुछ, ध्यान से समझो। पहला, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आ सकती है, जबकि फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज होती हैं, हमेशा बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज होती हैं, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो या तो फर्स्ट होगी या सेकंड होगी। सेकंड कैसे पता चला? फर्स्ट भी यही होती है, तो यहाँ से देखो फेल बात कर रहा है पास्ट की, यानी ऑब्वियस है कि बात पास्ट की हो रही है इस पूरे के पूरे इंसिडेंट्स की, और पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है तो पता चल गया सेकंड फॉर्म है। इसीलिए मैंने इसको रीड नहीं पढ़ा, रेड पढ़ा है। एक एक चीज बता देता हूं बेटा, समझते चलो, ये सब आपको भी समझना चाहिए और जस्टिफाई करना है। आई एम श्योर कर भी रहे होगे आप, ये भी मुझे पूरा यकीन है। तो आई फेल अस्लीप, मैं सो गया वाइल। अब देखो वाइल के साथ वाला सेंटेंस जनरली आपने पढ़ा होगा कॉन्टिन्यूटी में बनता है, जिस समय मैं पढ़ रहा था उस समय मुझे नींद आ गई, ठीक है ना? तो क्या होगा सही आंसर? वाइल आई रेड नहीं होगा, वाइल आई वॉज रीडिंग होना चाहिए। ये पार्ट में एरर है, यानी सेकेंड वन शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना? सेकेंड होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। नाउ 6 की बात करते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम चाहिए। अच्छा, अपोजिट। अब ये मैं फिर बोल रहा हूं भैया, क्वेश्चन पे पहुंचो उसके पहले जरूर पढ़ लो कि पूछा क्या गया या चाहिए क्या है, फिर सेंटेंस को पढ़िए और ऑप्शंस पे जाइए। क्या बोल रहे हैं? दोज स्ट्रीट्स आर वेरी लोनली। वो जो स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट्स का मतलब गलियां, तो जो गलियां हैं वो लोनली, लोनली का मतलब आई एम श्योर समझ में आ रहा होगा आपको, बिल्कुल शांत हैं, अकेली हैं, मतलब सन्नाटा समझ लो यहाँ पर, उनमें बिल्कुल सन्नाटा है एकदम, ठीक है ना? अब सड़कें शांत, लोनली, अकेली होने का मतलब क्या है? मतलब सन्नाटा है, वहां पे भीड़ भाड़ नहीं है, कोई प्रेजेंट नहीं है। तो अब इसका एंटोनिम पूछा है, सन्नाटे का अपोजिट क्या होना चाहिए? आप खुद देख लो। आइसोलेटेड का मतलब होता है सेपरेट कर देना,
अब ये तो वर्ड सबको पता चल गया, आइसोलेशन, जब से कोरोना हुआ है। आइसोलेट का मतलब होता है किसी से अलग, पृथक कर देना, सबसे दूर कर देना। एम्प्टी मतलब होता है खाली कर देना। रिमोट का मतलब भी होता है दूर। और क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला। अब आप खुद देखो, सन्नाटे का अपोजिट चाहिए तो ऑब्वियसली क्राउडेड ही होना चाहिए। तो फर्स्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। फटाफट निपटाने वाले क्वेश्चन हैं से भी। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से स्पेलिंग पूछी गई है। अच्छा, कंसीव, कंसीव का मतलब होता है प्रेग्नेंट होने के लिए भी होता है, बेबी कंसीव किया जाता है। कंसीव मतलब होता है किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाने के लिए भी आता है, ठीक है ना, कई सेंस में आता है। बस इंपॉर्टेंट ये है, डिटेक्ट का मतलब होता है ढूंढना, पता लगाना। प्रॉब्लम को डिटेक्ट करते हैं ना, पता लगाते हैं। प्रिडिक्ट का मतलब होता है गेस करना, अंदाजा लगाना। स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी भी चीज को इनकरेज करना, भड़काना, उत्साहित करना। भड़काने के सेंस में भी आता है। तेजी प्रदान करना, तेज करना किसी चीज को, उसके लिए। और कंसीव की जो सही स्पेलिंग, बाकी सबकी स्पेलिंग सही है, कंसीव की स्पेलिंग अगर आप देखोगे तो CIE हमें दिया है, जबकि होती है कंसीव, CONCEI, हाँ VE। बस IE को चेंज करके EI करना है यहाँ पर, ठीक है बच्चा, ये चीज यहाँ ध्यान रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या पूछा गया है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, अंडरलाइन सेगमेंट दिया हुआ है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है। द मॉब, मॉब का मतलब भीड़ होता है, और वो भी गुस्से वाली, उपद्रवी जो होते हैं उनके लिए आता है। उपद्रव मचाने वाली जो भीड़ होती है ना, उनके लिए। इसको सही से मैं लिख देता हूं, ये मार्कर। उपद्रवी भीड़ जो होती है, गुस्से वाली, ठीक है ना, गुस्सैल भीड़ जो होती है वो। अच्छा, ड्रोव द रैम्पेज, रैम्पेज का मतलब यही है तोड़ फोड़, तो तोड़ फोड़ किया उसने। एंड लूटेड सेवरल शॉप्स, लूटेड को लूट ही बोलते हैं, लूटना, बहुत सारी शॉप्स को लूट लिया। इन द लोकेलिटी, एरिया में, लोकेलिटी का मतलब यहाँ एरिया हो गया, ठीक है ना। अब ऑप्शंस अगर आप देखो, बड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शंस क्रिएट किए गए। ऑन द रैम्पेज सभी में कॉमन है, केवल स्ट्रॉल्ड, रैन, वेंट, प्लेड, यही ऑप्शन दिए हैं, और नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। अब अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देख रहे हो, पहचान पा रहे हो, तो जानते हैं क्या होता है इसमें से। प्लेड ऑन अ रैम्पेज, रैम्पेज को प्ले करना नहीं, प्ले किया जाता है, अपने पार्ट को, अपने रोल को प्ले किया जाता है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेटेड। वेंट ऑन द रैम्पेज हो सकता है, गो ऑन अ रैम्पेज का मतलब ही होता है उपद्रव मचाना, भीड़ भाड़, तोड़फोड़ करना। रैन ऑन द रैम्पेज नहीं, रैन ऑन द रैम्पेज नहीं होता, रैम्पेज पर रैन नहीं करते। और स्ट्रॉल का मतलब होता है सरप्राइज को एक्सप्रेस करना, मतलब कोई चीज एकदम सरप्राइज हो जाना, भौचक्का रह जाना। भौचक्का हो जाना, ऐसी चीज जिसका आपको विश्वास ना हो, सरप्राइज शो करते हो, उसको स्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है ना। स्ट्रॉल का मतलब होता है एक्सप्रेस करना। स्ट्रॉल मैं इधर लिख देता हूं, थोड़ा सा अच्छा वर्ड है ये, स्ट्रॉल। स्ट्रॉल का मतलब होता है एक्सप्रेस सरप्राइज, सरप्राइज को दिखाना, या फिर एक्सप्रेस डिसबिलीफ, मतलब जिस चीज का आपको यकीन ना हो कि ऐसा हो सकता है, उस चीज को शो करना, ये स्ट्रॉल होता है। तो स्ट्रॉल भी यहाँ पे ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे करेक्ट फ्रेज होगा वेंट ऑन द रैम्पेज। एक्चुअली फ्रेज होता है गो ऑन द रैम्पेज, उसकी फॉर्म यहाँ पर यूज की गई है वेंट, क्योंकि बात पास्ट की कर रहे हैं, ठीक है। लूटेड से पता चल रहा है देखो यहाँ से कि बात पास्ट की कर रहे हैं, ठीक है, सारे ऑप्शन पास्ट में दिए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्या पूछा गया है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
पूरे के पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करना है एक वर्ड में। अ सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए सीक्रेट प्लान करना, स्पेशली कुछ गलत करना। अब इसको स्ट्रेटेजी यानी रणनीति तो नहीं बोलते, रणनीति कभी भी कुछ गलत करने के लिए नहीं बनाई जाती। प्लानिंग हो गया, योजना जिसको हम लोग बोलते हैं। कंडीशनिंग, कंडीशनिंग मतलब होता है एक परिस्थिति, स्थिति। तो परिस्थिति को तो प्लान नहीं करते। और कॉन्स्पिरेसी, यस ये बड़ा अच्छा वर्ड है, यही सही आंसर होगा। इसका मतलब होता है षड्यंत्र। अब आप देखो, कुछ बुरा करने के लिए कुछ प्लान करना, उसको षड्यंत्र ही तो कहते हैं। तो कॉन्स्पिरेसी होगा हमारा सही आंसर। फोर्थ वन कॉन्स्पिरेसी होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्या पूछा गया है कि सेंटेंसेस ऑफ पैराग्राफ जंबल, अच्छा जंबल ऑर्डर का क्वेश्चन है, करेक्ट फॉर्म में रखना है, मतलब रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन। ए बी सी डी 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और ऑप्शंस पे अगर आप एक नजर मारो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही आंसर देख लो अभी ना, ये बस खाली देख लो कि या तो सी से शुरू हो रहा है या डी से, मतलब इन्हीं दोनों सेंटेंसेस से शुरू है, ठीक है ना। तो ये हिंट एक जो जो मिल सकती है वो जरूर लीजिए। क्या बोला है, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स द टू कंट्रीज इंगेज्ड इन द कारगिल वॉर। अब दो कंट्रीज जो कारगिल वॉर में इंगेज थी, मतलब इन्वॉल्व थी, वो आई एम श्योर पता होगा आपको, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था कारगिल वॉर। तो यहाँ से पहला सेंटेंस है भी नहीं और ये दिया भी कुछ ऐसा ही है। फर्दर मोर से भी शुरू नहीं होता। अ नंबर ऑफ वायलेंस वॉर वर फॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं और वायलेंट वॉर्स हुई हैं, मतलब हिंसक लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। अच्छा, इन फरवरी 1999 ड्यूरिंग द विंटर इन्वेजन, जब विंटर ने अटैक किया, विंटर ने अटैक किया, इन्वेजन का मतलब अटैक करना होता है, मतलब सर्दियों ने जब आक्रमण किया था, इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड द लाहौर डिक्लेरेशन विच वॉज प्रिडिक्टेड ऑन पीस। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाहौर डिक्लेरेशन जो हुआ था, समझौता, लाहौर समझौता हुआ था, विच वॉज प्रिडिक्टेड ऑन पीस, जो शांति वार्ता पर बेस्ड था। प्रिडिक्ट मतलब जिससे ये उम्मीद की जा रही थी कि अब शांति हो जाएगी दोनों देशों के बीच में, वो एक डिक्लेरेशन साइन किया गया 1999 में जब सर्दियां शुरू हुई। डी में क्या बोल रहे हैं, द एंगेजमेंट्स वर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग फॉर द इंडियन आर्मी सिंस दे हैड टू फाइट ऑन रफ रॉकी टेरेन। मतलब इंडियन आर्मी के लिए चैलेंजेस जो थे वो एक्सट्रीमली चैलेंजेस थे, बहुत भयानक चैलेंजेस थे, क्योंकि सिंस का मतलब यहां पर याद रखना बेटा, सिंस यहां बिकॉज का सिनोनिम है। उनको फाइट लड़नी थी एक रफ रॉकी टेरेन, टेरेन का मतलब भी होता है ऐसा एरिया जो बहुत पथरीला एरिया इलाका होता है। टेरेन, टेरेन उस क्षेत्र को बोला जाता है, एरिया मतलब क्षेत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो बहुत पथरीला होता है उसके लिए, ठीक है ना। अच्छा, सी और डी में आप देखो, इंगेजमेंट्स की बात तो यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, मतलब सी से शुरुआत होगी तो डी वाले ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सी के बाद क्या आएगा, इन फरवरी 1999 जो विंटर आई थी, एक पैक्ट साइन हुआ था, सी पहला हो गया। उसके बाद में एंगेजमेंट चैलेंजिंग थे, नहीं, उसके बाद ये देखो आना चाहिए, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, मतलब कुछ ही महीनों में क्या हुआ कि टू कंट्रीज एंगेज इन अ कारगिल वॉर, दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो गई, मतलब यहाँ समझौता हुआ, वहां कुछ ही महीनों बाद वॉर हो गई। तो ए वाला ऑप्शन, जो डी वाला नहीं, ए लास्ट में नहीं आएगा। अ फ्यू मंथ्स लेटर, ये जो मंथ्स की बात कर रहे हैं ना, वो इसी की बात कर रहे हैं, और कहीं पे देखोगे तो मंथ्स कोई दिया ही नहीं हुआ है यार। तो सी के बाद ए आना चाहिए, मतलब हर हाल में ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा सही आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोल रहे हैं, गिवन ईडियम का मीनिंग, अप्रोप्रिएट मीनिंग, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। अच्छा, स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब होता है कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री नहीं होगा, मतलब जीत का जो जोश होता है एकदम, मतलब यकीन होता है, ठीक है ना, वो कॉन्फिडेंस का मतलब यकीन मान लो जीत का, तो ये नहीं होता बैक स्किन ऑफ योर टीथ।
काइंड टुवर्ड्स द वीक, वीक लोगों की तरफ काइंड होना नहीं, ये भी नहीं होता। डिटरमाइंड टू स्ट्राइक, हमला करने के लिए एकदम निश्चित कर लेना, निश्चय हो जाना, वो भी नहीं होता। जस्ट बेयरली, बेयरली का मतलब होता है शायद ही कभी, बहुत रेयर केसेस को रिप्रेजेंट करता है। यस, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब होता है बहुत रेयर चीजें जो शायद ही कभी हों, ठीक है ना, उनके लिए आता है ऑप्शन नंबर 4, जस्ट बेयरली। 11th का क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहे हैं 12 में? द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन, अच्छा, डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, फिर से एरर का क्वेश्चन है, नो एरर का ऑप्शन भी हो सकता है। यू कांट टॉक राइट नाउ, आप बात नहीं कर सकते। आई एम बीइंग रियली बिजी, अच्छा मैं बहुत बिजी होता जा रहा हूँ, क्या ऐसा बोल रहे हैं? नहीं नहीं, होता नहीं जा रहा हूँ। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, क्योंकि मैं अभी बिजी होता नहीं जा रहा हूँ, हो नहीं रहा हूँ। बिजी भी होना यहाँ पर एक पॉजिटिव, उसको आप समझ लो नॉन प्रोग्रेसिव, जिसको हम लोग नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब कहते हैं, तो ये कॉन्टिन्यूटी में यूज नहीं होती। आई एम बीइंग वेरी रियली वेरी बिजी नहीं होगा यहाँ पर, आई एम वेरी बिजी होना चाहिए। यस, ये बीइंग हटा दीजिए, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए सही आंसर। इसको ऐसे नहीं, ऐसे काटते हैं, ये वाले ऑप्शंस एलिमिनेटेड, ठीक है ना। सेकंड होगा आई एम रियली बिजी, आई कांट टॉक यू राइट नाउ, आई एम वेरी रियली वेरी बिजी, सो आई कॉल यू लेटर। हाँ, सेकेंड वन शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। 13 की बात कर लेते हैं। 13 में क्या बोल रहे हैं? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर से एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। क्या पूछा गया? टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग। देखो, पुट ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना, स्टॉप कर देना। पुट ऑफ, कुछ काम कर रहे हैं उसको आप बंद कर दो, स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल केयरलेसनेस, मतलब आलसपन की वजह से, आलसपन की वजह से। और लेजीनेस, देखो आलसी हो गया ना, आलसपन। केयरलेसनेस मतलब होता है परवाह नहीं करना, बिना परवाह किए, बिना परवाह के आलसी बनकर उसको आपने हैबिचुअली ऐसे कर दिया, ध्यान नहीं दिया। तो इस चीज को एक्सेलरेट का मतलब किसी चीज को बढ़ाना होता है, ये बढ़ाना होगा नहीं। ये देखो लेसरेट वर्ड, बहुत बेहतरीन वर्ड जो यूज किए गए हैं ना, आप देख लीजिए कितने अच्छे वर्ड यूज किए गए। लेसरेट वर्ड आ गया। अब लेसरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को फाड़ देना। लेसरेट आता है फाड़ देने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग टीयर अपार्ट बोल सकते हैं, टीयर अपार्ट, या रिप। रिप का मतलब भी होता है फाड़ना, रिप फाड़ने के लिए यूज होता है। किसी को बुरी तरह से हरा देने के लिए भी आ जाता है, डिफीट करने के लिए। भाई फाड़ चीर फाड़ कर देते हो तो ऑब्वियसली हरा ही देते हो उसको आप, है ना, इस सेंस में यूज होता है। प्रोक्रेस्टिनेट, अब देखो कितना अच्छा वर्ड आ गया, प्रोक्रेस्टिनेट। इसका मतलब होता है काम को टालना, और यही बोला जा रहा है। देखो, पुट ऑफ कर देना, काम को रोक देना, आगे बढ़ा देना, परवाह नहीं करना उसको कि देर हो रही है तो होने देना, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब पता है? रिक्यूपरेट। रिक्यूपरेट का मतलब होता है रिकवर करना, रिकवर करना, स्पेशली फ्रॉम इलनेस, बीमारी से कोई पर्सन जब रिकवर करता है, रिक्यूपरेट, तो रिकवर से री, और क्यूपरेट से अगर आप ले लो क्यूरेबल ले लो, तो क्यूरेबल जब हो जाए कोई पर्सन, इलाज हो जाए उसका, फिर से ठीक हो जाए, तो रिकवर उस सेंस में आप ले पाओ, तो अगर रिक्यूपरेट उस सेंस में यूज होता है। अच्छा, सही आंसर यहाँ पर जो होगा वो होगा प्रोक्रेस्टिनेट वाला। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहे हैं? अप्रोप्रिएट एंटोनिम चाहिए, एंटोनिम। और सेल्डम का मतलब होता है शायद ही कभी होने वाला, मतलब रेयर। सेल्डम का हार्डली, रेयरली जो है ना, ये इसके सिनोनिम्स हैं। हमें चाहिए एंटोनिम। ओकेजनली भी होता है, अवसर पर, किसी खास अवसर पर। कोई खास अवसर जब आता है ना, तब तो वो काम रिपीट होता हो तो वो ओकेजनली हो जाता है। ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार, कई बार। तो जो कभी कभार हो उसका एंटोनिम चाहिए तो फ्रीक्वेंटली ही होना चाहिए,
थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर. नाउ 15, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है सेंटेंस को. डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर फ्रेंड्स दैट रोहित हेल्प्स रघु. हेल्प्स इज द फर्स्ट फॉर्म, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर बी की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी पड़ेगी, जो कि होती है इज एम आर. मतलब हर हाल में ये सेंटेंस इज एम आर से ही बनेगा. अब बताइए क्या लग रहा है सही आंसर? रघु. अब देखो विल यहाँ दिया हुआ, विल तो होगा नहीं. यहाँ पे हेल्प दिया, ये होगा नहीं. इज आईएनजी दे दिया गया, आईएनजी होगा नहीं. तो ये तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. सेकंड इज द करेक्ट आंसर. लो आ गया 15. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहे हैं? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक. फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन आ गया. दे आर प्लेइंग सॉन्ग्स, वो सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं. सो ऐसा या इस तरह. सो का एक मतलब इतना या इतनी भी होता है. इतना या इतनी. अब कैसे? कि द एंटायर नेबरहुड इज डिस्टर्ब. पूरा पड़ोस अड़ोस पड़ोसी जो है ना, वो सब डिस्टर्ब हो गए. अब आप बताओ. लॉर्ड का मतलब तो गॉड होता है, भगवान होता है. लव्ड प्यारा होता है. लाउड मतलब होता है बहुत तेज. और ऑब्वियसली सॉन्ग को प्ले किया जा रहा है तो लव्ड होगा नहीं, लॉर्ड होगा नहीं. ये वाला लाउड, अच्छा ये वाला लाउड तेज होता है. यार ये भी मैंने गड़बड़ देखो कर दिया है. आप भी, आपसे भी ये गड़बड़ हो सकती है भैया. ध्यान रखना कि लाउड तो होगा, लेकिन कौन सा होगा ये ध्यान रखना. ये वाला लाउड होगा. LAUD देखो मैंने ध्यान दिया था, जबकि LAUD वाला लाउड होता है. इसका मतलब होता है प्रेज करना, तारीफ करना. एप्लॉड से याद रखना. ऐसे बोलते ना एप्लॉड, उसमें देखो जो लॉर्ड आता है वो तारीफ करने वाला. एप्लॉड का मतलब तारीफ करना होता है. ठीक है ना. तो ये वाला लॉर्ड प्रेज करना है, ये वाला लाउड तेज आवाज के लिए है. तेज आवाज. ठीक है ना. तो यहाँ पे म्यूजिक को जो प्ले किया जा रहा है, सॉन्ग को, वो बहुत लाउडली प्ले किया जा रहा है. सो लाउड, ये होगा सही सेंटेंस. LOUD. ठीक है, लाउड से लाउडली. नाउ सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस. अच्छा एक्टिव में कन्वर्ट करना है. अब देखो एक्टिव में क्या है. द कार्ड्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर. हर है इसका मतलब शी से शुरू होगा. अच्छा हर फ्रेंड्स हो सकता है. शी वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग फॉर हर. नहीं. अच्छा दोस्तों को बांटे जा रहे हैं कार्ड, दोस्त कार्ड नहीं बांट रहे हैं. ये समझने का पार्ट है. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन क्रिएट किया गया, बहुत बेहतरीन ऑप्शंस दिए गए हैं. बाय हर का मतलब कार्ड्स जो बांटे जा रहे थे उसके द्वारा अपने दोस्तों को वो बांट रही थी. तो वो बांट रही थी मतलब शी वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग होगा. कार्ड्स वर बीन, ये देखो पैसिव ही दिया हुआ है. कार्ड से शुरू ही नहीं होगा, हर फ्रेंड से शुरू ही नहीं होगा. पहला ही ऑप्शन सही होना चाहिए. फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. 17 का फर्स्ट वाला. 18 में क्या बोल रहे हैं? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. दिस इज द वर्ड विच इज अंडरलाइन. ही ब्रॉट डिसग्रेस टू हिज फैमिली. मतलब ब्रॉट डिसग्रेस का मतलब हुआ कलंक लगा दिया उसने. कलंक लगाना या बदनामी करवाना. ठीक है ना. बाय बीइंग इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज. इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ, अपनी फैमिली की बदनामी करा दी उसने. अब एंटोनिम चाहिए तो बर्बादी कराई, कलंक लगाई, इसका अपोजिट क्या होना चाहिए? अब आप खुद देखो. शेम जो होता है शर्म वाला है. डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा होता है. ऑनर मतलब सम्मान होता है. सस्पिशन मतलब संदेह वाला या शक वाला होता है. संदेह लिख देते हैं. अब आप खुद देखो. बदनामी कराने का अपोजिट होगा सम्मान कराना, यानी ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द करेक्ट आंसर. हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिया हुआ है क्योंकि ऑप्शंस बड़े अच्छे दे दिए गए हैं. ठीक है ना.
क्या पूछा गया पहले तो ये देख लो। सबसे पहले हमसे पूछा गया है एंटोनिम, और एंटोनिम भी किस वर्ड का वो भी देख लो। वर्ड दिया हुआ है डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस का मतलब होता है तितर बितर कर देना, बिखेर देना, बिखेरना, सेपरेट करना, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इस सेंस में यूज होता है ये सेपरेट करना। अच्छा, कन्वर्जेंस, अच्छा कन्वर्ज कर देना, ये आपने शायद लाइट में सुना होगा, फिजिक्स चैप्टर में अगर कन्वर्जेंस सुना है कि एक साथ लाना, इकट्ठा कर देना, मतलब मूविंग टुगेदर। कई सारे, जैसे आपने ये बनाया हो अगर लेंस, और यहाँ से रेज आ रही होती हैं, तो ये तो सीधी जाती, ये कन्वर्ज होकर के एक पॉइंट पे इकट्ठा होती है ना, ऐसा कुछ बनाया होगा। तो ये एक साथ एक जगह पर लाना, एक लय या ताल में ले आना, वो कहलाता है कन्वर्जेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब तो होता है अस्तित्व, मतलब एग्जिस्ट करते हैं आप कि नहीं करते उसके लिए। रेजिलेंस का मतलब, रेजिलेंस का मतलब होता है ये भी इसी के सेंस में यूज होता है, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर वर्ड पहले वर्ड पढ़ा था। यहां से मैं आपको दिखाता हूं कौन सा वर्ड था ये, रिक्यूपरेट। रिक्यूपरेट में हमने पढ़ा था अभी रिकवर फ्रॉम इलनेस, और यही सेम मीनिंग देता है ये वाला वर्ड भी, जो वर्ड अभी यहाँ लिखा हुआ है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब भी होता है रिकवर करने की एबिलिटी, या एबिलिटी टू रिकवर। अब मैंने इसको जब याद किया था ना रेजिलेंस, तो ये एक ऐसी पावर दिखाई थी मुझे। ये जो वर्ड याद हुआ था ये एक मूवी से याद हुआ था। एक वर्ड था, जो मूवी आई थी एक्समैन, जिसमें वुल्वरीन, अभी आपने सुना होगा, मूवी आई है ना वुल्वरीन, मूवीज में जो वुल्वरीन का कैरेक्टर है उसकी सीरीज पहले एक्समैन में आई हुई है ना। तो उसमें एक पावर वर्ड मेंशन किया गया था, रेजिलियंस की पावर, मतलब उस पर्सन को कितना भी इंजर कर दो, उसको उसको हील होने की जो एबिलिटी होती है वो रेजिलियंस से रिलेट होती है। एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, डैमेज जो होता है उससे रिकवर होने की जो एबिलिटी होती है वो, ठीक है ना। एंड ट्रांजिएंस, ये जो ट्रांसियंस वर्ड है, ये कोई भी चीज जो ऐसी है जो टेम्पररी है, ये हम लोगों ने वर्ड डिस्कशन किया हुआ है। टेम्पररी चीजें मतलब समय के साथ साथ घटती चली जाती हैं, कम होती चली जाती हैं, डिकेइंग या डिकेज विद टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे वो चीज़ घटती चली जाती है। तो वो चीज़ टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, उस सेंस में यूज होता है। टेम्पोरेरी लिखना है यहाँ पे। एबिलिटी जो वर्ड है ये थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, यहाँ पर इसको टेम्पररी कर देता हूँ। टेम्पररी, नॉट लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लंबे समय तक नहीं टिकने वाली चीजें जो हैं उनके लिए आता है ये वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्या बोला गया 20 में? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, अ पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड सिंपैथी टू पीपल हु नीड इट, मतलब जरूरत के समय जो लोग जरूरत में होते हैं, जरूरतमंद जो लोग हैं, उनको हेल्प करने वाला या उनसे सहानुभूति रखने वाले पर्सन को क्या बोलते हैं? अब ऑप्शंस अगर आप देखो तो कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश की गई है एक दो ऑप्शंस को लेकर के। पहला दिया है प्रीचर, दूसरा है मॉरलिस्ट, तीसरा है समैरिटन, चौथा पार्डनर। गेस कर पा रहे हो सही आंसर हो तो फटाफट जल्दी से गेस कर लीजिए। अब प्रीचर ये जो वर्ड होता है जो प्रीचिंग करता है, प्रीचर मतलब होता है उपदेशक, जो वो पर्सन जो उपदेश देता है, ज्ञान देता है, उसके लिए आता है। इसको हिंदी में उपदेशक बोलते हैं। उपदेश देने वाला, भगवान के टीचिंग बताने वाला, भगवान का जो मैसेंजर होता है उसके बारे में जो बताता है वो चीज़ें, वो प्रीचर होता है। मॉरलिस्ट मतलब होता है जो मॉरल उठा दे, मतलब इनकरेज करे आपको। अब ये इनकरेज करता है, मदद नहीं करता, ठीक है ना, मतलब इनकरेज करके मदद करता है,
लेकिन हेल्प वैसे नहीं करता। अच्छा, समैरिटन होता है वो पर्सन जो जरूरत के समय लोगों की मदद कर दे, उस पर्सन को समैरिटन बोलते हैं। अच्छा, पार्डनर तो पार्डन से आया, मतलब क्षमा करने वाला। इग्नोर कर दे आपकी गलतियों को, क्षमा कर दे, माफ कर दे, वो समैरिटन होगा यहाँ पर सही आंसर क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। क्लियर? 20 क्वेश्चंस हमारे ये कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो 5 क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं हमारे कॉम्प्रहेंशन के। एक पैसेज दिया हुआ है, कुछ वर्ड्स उसमें डिलीट किए गए हैं, ब्लैंक दिए गए हैं, और हर एक ब्लैंक के लिए आपको 4-4 ऑप्शंस दिए हैं। सेलेक्ट करेंगे। पहला काम तो जो हमें करना है वो ये है कि पैसेज को पढ़ना है, ठीक है ना? तो फटाफट एक बार रीडिंग कर डालिए। पूरी की पूरी स्क्रीन आपके लिए सामने है यहाँ पर। द अब ये जो वर्ड है मसाइज लिव इन ब्लैंक लिखा है, वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के बहुत ब्यूटीफुल पार्ट में रहते हैं। दे लिव ऑन द वाइड प्लेन्स, प्लेन्स का मतलब यहाँ पर मैदान है, बहुत बड़े मैदान में रहते हैं। इन सॉदर्न एंड नॉर्दर्न केन्या, केन्या जगह है, एंड नॉर्दर्न तंजानिया, तंजानिया और नॉर्दर्न केन्या के वाइट प्लेन्स में रहते हैं। अच्छा, द एरिया ब्लैंक लिखा है ऑफ माइल्स ऑफ, यहाँ पे डबल एल नहीं होना चाहिए, मिल्स ऑफ नहीं माइल्स ऑफ होगा यहाँ पर, माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड। अच्छा, ग्रासलैंड का वो एरिया लगता है, ऑन विच यू कैन फाइंड थॉर्नी बुशेस, थॉर्नी मतलब थॉर्न कांटे होता है ना, कटीली जो झाड़ियां होती हैं वो मिल सकती हैं, एंड रॉकी हिल्स आपको वहां मिल सकते हैं। द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सीजन के अकॉर्डिंग वो मूव करते रहते हैं, मतलब बंजारे हैं ऐसा कुछ बोल रहे हैं। जैसा सीजन जहाँ पे सही होता है वहां पे वो चले जाते हैं, ऐसे बात यहाँ पर करी जा रही है। अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहे हैं वो देख लो। लुकिंग फॉर ग्रास एंड अदर प्लांट्स, ढूंढते हुए ग्रासेस को, अदर प्लांट्स को, विच देयर कैटल कैन ग्रेज, अच्छा जो उनके जानवर चर सकें, खा सकें, ऐसी घास को ढूंढते हुए। दे हैव नो परमानेंट होम, उनका कोई परमानेंट होम नहीं होता, वही बंजारे जिप्सी हो गए। when they want to settle in a place for some time, जब वो सेटल होना चाहते हैं किसी जगह पर कुछ समय के लिए, they build a kind of camp, वो एक तरह का कैंप बनाते हैं, called manieta, ठीक है ना, मैनियटा उसको बोला जाता है। where a few families live for a, जहाँ पे कुछ फैमिलीज रहती हैं फॉर अ वीक्स और मंथ्स, कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए। they can move on again taking their few with them, taking their few, अच्छा जो भी होगा, and burning the old manieta to the ground, अच्छा मतलब जो उनका मैनेटा कैंप होता है उसको बर्न कर देते हैं टू द ग्राउंड। ये कुछ बात यहाँ पर कही जा रही है। अब ऑप्शंस अगर आप देखो, अब अगर कोई गेस कर पाए हो इनमें से तो ठीक है, गेस कर लीजिए, देख लो। बता दीजिए अगर कोई ऑप्शन इनमें से आप गेस कर पाए हो तो। फ्यू क्या चीज है? अब देखो यहाँ पे एक चीज, फिफ्थ वाला जो ऑप्शन है ना वो गेस किया जा सकता है, टेकिंग देयर फ्यू एनिमल्स हो सकता है ना, एनिमल्स को अपने साथ ले जाते हैं, टेकिंग देयर फ्यू, और पूरा घर तो अपना जला ही देते हैं, तो फिर क्या चीज ले जाते होंगे, एनिमल्स ले जाते होंगे, यहाँ पे जैसे कैटल वर्ड आया है, या फिर देयर फ्यू जो उनसे उनकी चीजें होती हैं, बिलोंगिंग्स हो सकता है यहाँ पर, देयर फ्यू बिलोंगिंग्स, है ना, विद देम, वो अपने साथ ले जाते हैं जो उनकी जुड़ी हुई चीजें होती हैं। ऑप्शंस आई एम श्योर बहुत टिपिकल नहीं है, द एरिया ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रास। चलो ऑप्शंस देखते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस किस ब्लैंक के लिए दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के ब्लैंक एक साथ। अच्छा, द मसाइज लिव इन वेरी ब्यूटीफुल, दैट नहीं, दैट नहीं होगा। सम ब्यूटी, सम होता तो पार्ट्स होता, प्लूरल, ये भी नहीं होगा। देयर ब्यूटीफुल पार्ट, नहीं नहीं नहीं, आ ब्यूटीफुल पार्ट, पहला तो बड़ा सिंपल सा है। द
Maasais live in a very beautiful part of Africa. हाँ, they live on the wide plains of southern and northern Kenya and northern Tanzania. The area of miles of rolling grassland. क्या है एरिया? सराउंड्स, मेजर्स, कंसिडर्स, कंसिस्ट। ग्रास लैंड से घिरा हुआ है। कंसिडर तो देखो नहीं करता है, मेजर भी नहीं है, मापना, मेजर का मतलब होता है मापना, जो मापता है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए। गेस करिए। ग्रास लैंड ऑन विच यू कैन फाइंड थॉर्न। देखो, जिसमें आपको ये चीजें मिल जाती हैं तो उन चीजों से घिरा हुआ नहीं है। ऑन विच अच्छा, ऑफ आप देखो ना ध्यान से, सराउंड्स के साथ ऑफ भी तो नहीं लगता, ये भी तो गलत है। ऑफ तो केवल कंसिस्ट के साथ ही तो लगता है, कंसिस्ट ऑफ, तो फोर्थ वाला होना चाहिए सही आंसर। ये लो थर्ड वाला देखिए। द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन्स लुकिंग फॉर ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स। विच, बाय विच देयर कैटल, जिसके द्वारा नहीं, एट विच भी नहीं होगा, एट विच, विद विच नहीं, ऑन विच, हाँ कैटल का ग्रेज ऑन, हाँ ठीक है, ग्रेज ऑन का मतलब ही होगा यहाँ पर, ग्रेज ऑन का मतलब होता है फीड, मतलब चर सकें, खा सकें, ग्रेज ऑन प्लांट्स, प्लांट्स को खाकर, तो ऑन का यूज होगा यहाँ पर। एट नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, ग्रेज एट नहीं होता, ग्रेज ऑन प्लांट्स होता है, प्लांट्स को खाना, ग्रेज ऑन प्लांट्स। Now 4 and 5, when they want to settle in a place, sometimes they build a kind of camp called Maniata, where a few families live for a weeks. A least, लिटिल दोनों आएंगे नहीं, सुपरलेटिव डिग्री है ये इसलिए नहीं आएगा, दा लगना चाहिए। लिटिल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ आता है और वीक्स और मंथ्स को काउंट किया जाता है। आ सिग्निफिकेंट वीक्स होता नहीं है, आ फ्यू वीक्स हो जाएगा, कुछ समय के लिए। आ फ्यू वीक्स तो बड़ा सिंपल सा दे दिया गया ऑप्शन यार, ऐसे एग्जाम में अगर आपको मिल जाए तो मजा ही आ जाए, मतलब कहना ही क्या। a few weeks, हाँ ठीक है। then they move on again taking their few inhibitions, antiques नहीं, antiques नहीं लेके जाते हैं, taking their few experience with them, experiences नहीं, taking their few belongings, अपना सामान लेकर के जाते हैं। हाँ, अपना सामान, जो भी उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं, उनके काम की चीजें हैं, उनको लेकर के जाते हैं। हाँ ठीक है, ये ऑप्शंस जो हैं इनको जरूर ध्यान रखना भैया, बड़े सिंपल से हैं लेकिन इंपॉर्टेंट। कोई ऐसा ऑप्शन इनमें से जो नहीं पता है? इनहिबिशन का मतलब, अगर देखो देखो एक्सपीरियंसेस का मतलब तो आई एम श्योर 100% आपको पता होगा, अनुभव, ठीक है ना। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सामान, एंटीक्स का मतलब होता है प्राचीन मूल्यवान चीजें, इनहिबिशंस, ये इंपॉर्टेंट, इनहिबिशंस का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस, मतलब प्रतिबंध जो होता है ना, जो चीजें आपको रोकती हैं उनके लिए आता है। कंट्रोल करने वाली जो चीजें होती हैं, रोकने वाली जो चीजें होती हैं, उनको बोला जाता है इनहिबिशंस। तो इनहिबिशंस आप वही समझ लो,
रोड़ा अटकाने वाली जो चीज़ें होती हैं, प्रतिबंध लगाने वाली जो चीज़ें होती हैं, वो आती हैं इनहिबिशंस में। इनहिबिशंस का मतलब होता है कंट्रोलिंग, वो चीज़ें जो रिस्ट्रिक्ट करें आपको, रिस्ट्रिक्शंस लगाएं। होल्ड बैक करना मतलब रोक के रखना, जब आप होल्ड बैक करते हो ना, किसी चीज़ को कंट्रोल किए रहते हैं, उस सेंस में भी यूज होता है इनहिबिशन। ठीक है ना। यहाँ जो मैंने एलिमिनेशन कराया वो आई एम श्योर समझ में आया होगा। लिटिल आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल ए का यूज नहीं करते। यहाँ पर ए दिया हुआ था ना, अब देखो कितना कंफ्यूजिंग पार्ट है कि ए दिया हुआ है और वीक्स प्लूरल दिया हुआ है, तो ए के साथ प्लूरल वाला नाउन तो आना ही नहीं चाहिए था। तो फिर इसका मतलब कुछ ऐसा वर्ड लगाने जैसे फ्यू, फ्यू के साथ वाला नाउन प्लूरल भी होता है और फ्यू के पहले ए भी लग सकता है। तो ये ऐसी सिचुएशन है जहां ए के साथ प्लूरल नाउन दिखता है, ठीक है ना, बट वो फ्यू की, आप फ्यू की वजह से, आप फ्यू का मतलब होता है सम। ठीक है, तो ये आज के 25 क्वेश्चंस, आई होप चीजें हेल्पफुल होंगी। बस आप रिवीजन करना, जुड़े रहना, और लाइक शेयर भैया प्लीज कर लेना, क्योंकि मेहनत हम लोगों की भी आपके साथ है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू रखेंगे इसी सेगमेंट को। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के फ्यूचर के होने वाले एग्जाम्स के लिए। अच्छे से प्रिपेयर करना, बढ़िया पेपर देना, एक्यूरेसी मेंटेन करना, तुक्का अननेसेसरी नहीं मारना, और एलिमिनेशन लॉजिकली करना। ठीक है ना, 100% कॉन्फिडेंस के साथ आंसर टिक करना, हो जाएगा सिलेक्शन। चलिए, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम्स के लिए। टेक केयर बेटा, थैंक यू वेरी मच। सी यू।